हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रत्ना साहू जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी का 10वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 9 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। उसकी बातें सुनकर वानी ने गुस्से में घुरकर देखा। क्या हुआ वानी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं गया? हम जो प्लान किए थे वो याद है ना? वानी सकपकाते हुए, हाँ हाँ याद है। हाँ, इसीलिए मैं चुपचाप सारी रस्में होने दे रही हूँ, पर कुछ भी हो जाए शादी नहीं होने दूंगी। जयंती की बात सुनकर वानी को बहुत गुस्सा आया। उसने होले से दांत पर दांत जमा लिया और उसे घूरने लगी। अरे ऐसे क्यों देख रही है? परेशान मत हो। अपना प्लान सक्स अपना प्लान सक्सेसफुल होगा। वानी तुरंत सामान्य होती है। बहुत अच्छे से याद है, गलती हो रही थी, पर अब सब सही होगा, बोलकर वो पुष्पा के पास चली जाती है। मेरी भाभी के हाथ में भाई का नाम इतना भी छुपा कर मत लिखना कि मेरे भाई को सारी रात बीत जाए नाम ढूंढने में ही। वानी की बात सुनकर मेहंदी वाली के साथ पुष्पा की भी हंसी निकल जाती है। मोतियों जैसे दांत चमक जाते हैं। पुष्पा धीरे से वानी के कान में पूछती है, अरे लड़की कौन है? वानी समझ जाती है, फिर भी जानबूझकर पूछती है, कौन सी लड़की भाभी? आप किसी लड़की के बारे में पूछ रही है? अरे वो जो सामने है, हरे रंग के गाउन में। अच्छा वो जयंती है। ये कौन है? मतलब आपकी फैमिली से क्या रिश्ता है? पुष्पा तो सीधा सीधा पूछना चाह रही थी, जानना चाह रही थी, क्योंकि उसने कृष्य के कमरे में उसे जाते हुए देख लिया था, पर चाह कर भी नहीं पूछ पा रही थी। वानी ने एक बार पुष्पा को देखा और कहा, अच्छा तो आपको जलन हो रही है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अरे भाभी, इतना भी जलने की बात नहीं, इतना भी कोई खास नहीं है। फिर भी अगर जानना है तो भाई से पूछ लीजिएगा, वही बताएंगे, बोलकर वो भाग जाती है और पुष्पा उसे इस तरह भागते देखकर हंस पड़ती है। तभी कृष्य पुष्पा की तरफ देखा। उसे हंसते हुए देख उसकी नजर उस पर ठहर जाती है। कितनी खूबसूरत लग रही है, मानो कोई अप्सरा हो। सच में अप्सरा ही तो है मेरी अप्सरा। अपनी लाइफ में लाना तो दूर, इसे दोबारा देखूंगा ये भी यकीन नहीं था, कृष्य मन ही मन बोल रहा था। तभी कामिनी पास आकर धीरे से बोली, बस जीजू और कितना घुरेंगे, वो आपकी ही है। एक दिन की बात है, रुक जाइए, जरा पेशेंस रखिए। पेशेंस क्या होता है साली जी, मैं बताता हूँ आपको। मेरी शादी के बाद आपकी ही शादी होगी। शादी होते ही सौरभ को एक हफ्ते के लिए इंडिया से बाहर भेजता हूँ। कामिनी शर्माकर हंसते हुए वहां से चली जाती है पुष्पा के पास। वहीं सौरभ कृष्य के पास आकर रुकता है। बी केयरफुल, कहीं आपकी वाली गायब न हो जाए। सौरभ, मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। वो सामने देखिए कैसे घूर रही है। जयंती की तरफ इशारा करते हुए सौरभ कहता है, अरे छोड़, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। सुनकर सौरभ हंसने लगता है, साथ में कृष्य भी। कामिनी पुष्पा के पास आकर कहती है, पुष्पा एक बात कहूँ? हाँ बोल ना, क्या हुआ? आज रात जीजू के कमरे में मत जाना। मैं कब उनके कमरे में गई जो तू ऐसा बोल रही है? चल झूठी, जब रात को सब सो जाते हैं तो चुपचाप उठकर जाती नहीं है। कामिनी, मेरे हाथ और पैर दोनों में मेहंदी लगी है, इसीलिए बच गई। मुंह बंद कर ले, वरना क्या? तेरे जीजू को काट ली है, मुझे भी काट लेगी। अरे अच्छी बातें सजेस्ट कर रही हूँ। कल गई सो गई, पर आज मत जाना, नहीं तो तू आज बचने वाली नहीं है। जीजू तुम्हें कमरे से वापस आने नहीं देंगे। देखो कैसे तुम्हें घुरे जा रहे हैं। पुष्पा चिढ़ जाती है और कामिनी हंसने लगती है। तभी सविता जी कामिनी को बुला लेती है। अरे बेटा, अपने जीजू को भी मेहंदी लगा दीजिए। कामिनी वानी और सविता के कई बार कहने के बाद क्रिस से एक एक डॉट मेहंदी का लगवाने के लिए तैयार हो गया। जब कामिनी मेहंदी के लिए आगे आती है, लाइए जीजू मैं लगा देती हूँ। क्रिस तुरंत आगे हाथ बढ़ा देता है, बस एक डॉट लगाना, उससे ज्यादा नहीं। हाँ मैं समझ गई, आप इतनी चिंता मत करिए। फिर अचानक मोटे मोटे अक्षरों में पुष्पा लिख देती है,
कृष्य देखकर हंसने लगता है। जब लिखना ही था तो छोटे अक्षरों में लिख देती, मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया ताकि जल्दी मिटे नहीं। नहीं मिटेगा। मैंने अपनी पत्नी का नाम हाथ पर नहीं दिल पर लिख लिया है। सुनकर कामिनी को बड़ा सुकून मिलता है। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद करने लगती है। तब तो पुष्पा के हाथ पर भी मेरा नाम लिखना पड़ेगा ना। हाँ जीजू, पर मेहंदी वाली लिखेगी और आपको ढूंढना है। नहीं, मैं अपना नाम खुद लिखूंगा, बोलकर पुष्पा के पास चला जाता है और बेहद करीब बैठता है। पुष्पा धीरे से कहती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके हाथों पर अपना नाम मैं खुद लिखूंगी। तब मेहंदी वाली कहती है, नाम तो कब का लिख चुका है, आप रहने दीजिए, आप बस अपना नाम ढूंढ लीजिएगा। फिर भी कृषि छोटा सा हाथ से हाथ के बीच में लगा देता है। पुष्पा के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। तभी कृषि अपना हाथ आगे करता है। मेरी मेहंदी देखिए। पुष्पा धीरे से नज़र उठाकर कहती है, बहुत अच्छा है, आप यहाँ से जाइए, सब लोग हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। कृष्ण उसकी ओर करीब बैठते हुए कहता है, सब लोग हैं तो क्या हुआ, मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ बैठा हूँ, किसी और के साथ तो नहीं। और ये क्या, जब दूर रहता हूँ तो आप मुझे छुप छुप कर देखती हैं, और अभी पास बैठा हूँ तो आप मेरी तरफ एक बार देख भी नहीं रही। तभी सविता जी आवाज़ देती है, अरे बेटा तुम हटो वहाँ से, क्यों मेरी बहू को परेशान कर रहे हो, अच्छे से मेहंदी लगने दे, लड़की बड़ी भली लग रही है। एक महिला ने कहा तो दूसरे ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सच में बहुत भोली सी, बड़ी प्यारी सी है। फिर कृष्य हंस पड़ता है। देखिए, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं कि कितनी भली है, लेकिन वास्तव में आप कितनी भली और भोली है, मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। मुझे अकेला पाते ही कैसे काट खाती है, बिल्ली की तरह नाखून से नोच लेती है। आप चुपचाप जाइए वरना फिर काट लूंगी। पुष्पा जरा चिढ़कर कहती है, नहीं नहीं, अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, अब मेरी बारी है। पुष्पा दांत खींच लेती है। तभी वानी भागकर आती है। भाई चलो हम लोग डांस करते हैं। और सब डांस करने चले जाते हैं। कुछ ही देर में बहुत ही अच्छे से मेहंदी की रस्म संपन्न हो जाती है। खाने पीने का दौर चलता है। फिर शाम को संगीत के लिए तैयारी होने लगती है। कृष्य एक बार फिर लोकेश जी के पास आता है। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद फिर धीरे से कहता है, सर आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, तो जो बात है बेहिचक बोलो ना बेटा। सर वो मैं बोल रहा था कि आप दोनों पुष्पा का कन्यादान तो करेंगे ना। दोनों पति पत्नी कुछ देर के लिए एक दूसरे को देखते हैं कि ऐसे क्यों पूछ रहा है, मेरी बेटी है तो हम ही कन्यादान करेंगे। दोनों को इस तरह चुप देखकर कृष्ण जरा अधीर होने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिया। सर प्लीज आप पुरानी बातें भूल जाइए। मैंने जो कुछ भी आपसे कहा वो कोई चुनौती नहीं, बस नासमझी और गुस्से में आकर कह दिया, और कुछ नहीं। आप माता पिता है। अगर आपके हाथों कन्यादान होता है, हमें आशीर्वाद मिल जाता, तो हम खुशी खुशी अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते। कृषि के बोलते ही लोकेश बाबू के दिमाग में पिछली बातें बिजली की भांति कौंध गई। सर जिस हाथ से आपने थप्पड़ मारा है उसी हाथ से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देंगे। कन्यादान इसी हाथों से करेंगे, याद रखिएगा। याद आते हैं वो एक पल के लिए तो चुप हो जाते हैं। तो फिर कृष्ण ने फिर कहा, सर मैं सच में पुष्पा से बहुत प्रेम करता हूँ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ हमेशा उसे खुश रखूंगा। कभी उसके ऊपर दुख या बला की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा। मैंने जो कुछ भी कहा उसे बस एक भूल समझकर माफ कर दीजिए, और प्लीज अपने आशीर्वाद के साथ यह विवाह संपन्न कीजिए। मेरे पिताजी भी नहीं है तो अपने पिताजी का स्थान आपको देता हूँ। प्लीज अब इनकार मत करिए, ये विवाह संपन्न होने दीजिए। लोकेश बाबू ने गंभीर आवाज में कहा, हम कन्यादान करने के लिए तैयार हैं, पर जब तुम मेरी बात मानोगे तब। कौन सी बात सर? क्रिस से जरा घबरा गया। वो ये कि शादी में जो भी खर्च हो रहा है वो मैं करूँगा, और हाँ, तुम मुझे सर की जगह पापा बुलाओगे तब। सुनकर कृष्ण ने राहत की सांस लेते हुए कहा, सर जब सारी तैयारी हो चुकी है तो फिर। बेटा वही तो, सारी तैयारी तुम कर चुके हो तो मैं सबका पेमेंट कर देता हूँ। मेरी भी इकलौती बेटी है। मेरे भी बहुत अरमान थे जो इतने सालों से धूमिल हो गए थे। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से यह सब संपन्न हो पाया है, संभव हो पाया है। तुमने तो हम पर बड़ा एहसान कर दिया, उपकार कर दिया।
जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा और तुम आशीर्वाद देने की बात कर रहे हो। अरे जरूरत हुई तो हंसते हंसते जान भी दे दूंगा। बोलते बोलते लोकेश बाबू की आंखें छलक आई तो झट से कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया। बेटा अब जिम्मेदारी जो भी है मुझे पूरा करने दो, मना मत करो बेटा। और हाँ, पिछली सारी बातें भूल जाओ, मैंने सबको माफ कर दिया, मैं सब भूल गया। मुझे तो तुम्हारा एहसान मानना चाहिए कि तुमने न सिर्फ हमें माफ कर दिया बल्कि इतना सब होने के बाद भी मेरी बेटी को अपना लिया, एक नारक के जीवन से उभार लिया उसे। मुझे ऐसा दामाद मिलेगा, मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बोलते हुए लोकेश बाबू ने अपना सर कृष्ण के हाथों पर रख दिया। सर आपने मेरी बातें मान ली, तैयार हो गए। मैं समझता हूँ मुझे मेरे पिता का आशीर्वाद मिल गया। मेरे पिताजी ने अंतिम समय में कहा था कि जब कभी लोकेश बाबू मिले तो उनसे जरूर माफी मांग लेना, वो माफ कर देंगे, तो समझना तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिल गया। मुस्कुराते मुस्कुराते लोकेश बाबू की आंखों में फिर से आंसू झिलमिला गए। कृष्ण का सिर सहलाते हुए बोला, बेटा यूं तो तुम इतना सब कुछ हासिल कर चुके हो, मेरे दिए हुए वो फल कहीं ना कहीं तो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना। मुझे अच्छा लगा मेरी बेटी ने आपकी इतनी सेवा की, भले ही नौकरी के तौर पर, परंतु मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर, आपको देखकर। कृषि और लोकेश बाबू दोनों की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और बाहर दरवाजे की ओर से पुष्पा सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। कृष्ण के लिए मन में अगाध प्रेम और इज्जत उत्पन्न हो रहा था। चलिए अभी तो बहुत सारी बातें करनी है, पर पहले संगीत का रस्म पूरा कर लेते हैं। कल शादी भी है, बहुत काम है। चलिए समधन जी, सविता जी ने कहा तो लता जी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिया। सविता बहन एक बार फिर कहिए ना, आपने क्या कहा अभी? क्या कहा? समधन कहा। आप मेरी समधन है तो यही कहूँगी ना, आप भी मुझे अब बहन नहीं यही बुलाइएगा। हाँ समझ गई समधन जी, अब हम दोनों समधन हैं। बोलकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। पापा चलिए हम बाहर चलते हैं, कितने काम हैं, इन दोनों समधन की बातें करने दीजिए। कृषि के मुंह से पापा शब्द सुनकर लोकेश बाबू हंस पड़े। चेहरे पर एक सुकून का भाव फैल गया। हाँ चलो बेटा हम चलते हैं। बोलकर दोनों बाहर निकलने लगे, तब तक पुष्पा झट से बाहर निकल गई और अपने आंसू पोंछ लिए। अब सभी संगीत की रस्म के लिए तैयार होने लगे। पुष्पा क्रीम और स्काई ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन वाली साड़ी पहनती है और मैचिंग हल्की ज्वेलरी के साथ हल्के मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लगती रहती है। कृषि भी क्रीम कलर के कुर्ते पाजामे के साथ स्काई ब्लू कलर का कोट पहनता है। दोनों बहुत जचते रहते हैं। संगीत की रस्म शुरू होते ही कामिनी कहती है, सबसे पहला दूल्हा दुल्हन का डांस होगा। वानी कहती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ सोचा है, पहले वही होगा। फिर वो झट से कृषि और पुष्पा का हाथ थामे स्टेज पर आ जाती है। सॉन्ग प्ले होता है। होले होले से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है। होले होले हो जाएगा प्यार छलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। वानी भाई और भाभी को पकड़कर कमर मटकाते हुए डांस करने लगती है तो कृषि भी डांस करने लगता है। वहीं पुष्पा अब तक शर्माती हुई खड़ी रहती है। वानी पुष्पा को खींचकर लाती है और उसका हाथ भाई के हाथों में देकर फिर से भाई भाभी के गोल गोल घूमते हुए नाचने लगती है और अंगुलियां तोड़कर बलैया लेने लगती है। कृषि ने पुष्पा की बाहें थाम अपने करीब किया तो वो भी अब और रुकी नहीं। कृषि के गले में बाहें डाल वो भी डांस करने लगती है। पुष्पा के टच करते ही कृषि के तन मन में झुरझुरी सी दौड़ गई। तब कृषि ने भी उसे बैक हक कर उसके कानों में अपना चेहरा टच किया तो पुष्पा का भी तन मन सिहर उठा, जो कृषि ने बखूबी महसूस कर लिया और पुष्पा की अंगुली पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए अपनी बाहों में पीठ केवल झुका लेता है। जोर से तालियां बजती है। तभी सौरभ स्टेज पर आता है और सॉन्ग प्ले होता है। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। फिर वो कामिनी को खींच लेता है। अब फिर से सॉन्ग प्ले होता है। बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। डांस करते हुए कामिनी अपने साथ वानी और लता जी को भी खींच लाती है। सबको डांस करते देख खुश देख पुष्पा मुस्कुराने लगती है। सविता जी भी मुस्कुराती रहती है, मन ही मन सोचती है, भरोसा नहीं था जीवन में ये दिन कभी देखने को मिलेगा। धन्यवाद प्रभु। और दोनों को मुस्कुराते देखा।
कृषि और लोकेश बाबू के दिल को बड़ा सुकून मिलता है। इधर जयंती गुस्से में बड़बड़ाती है, सबके सब मिले हुए हैं, मुझसे चालाकी, अब मैं सबको बताती हूँ, अपना रूप दिखाती हूँ, बोलते हुए दंदना कर वहाँ से कहीं चली जाती है। सभी डांस करते रहते हैं, तभी पुण्य भागकर स्टेज पर चली जाती है और वो भी डांस करने लगती है सबके साथ और आवाज़ देती है, मम्मा आप भी आओ ना। पुण्य की आवाज़ देते ही पुष्पा उठती है स्टेज पर जाने के लिए। ये देख लोकेश बाबू चौंक जाते हैं, बच्ची इसको मम्मा क्यों बोल रही है? पुष्पा इसकी मम्मा है, ये पुष्पा की बेटी है। मन में सोचते हुए वो एक बार बच्ची को देखती है, फिर एक बार पुष्पा को, कहीं मुझे गलतफहमी तो नहीं हो रही है। पर वास्तव में बच्ची पुष्पा को ही आवाज लगा रही थी। वो कृषि की तरफ देखने लगती हैं। कुछ वही हाल स्टेज पर लता जी का भी होता है। वो शॉक्ड रह जाती है, अचानक डांस करते करते रुक जाती है और उस बच्ची की तरफ तो कभी पुष्पा की तरफ देखने लगती है। मन में सवालों की झड़ी लग गई। इस बच्ची ने मेरी पुष्पा को माँ क्यों कहा? क्या ये मेरी पुष्पा की बेटी है? इसका पिता कौन है, कृषि या फिर प्रेम? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुष्पा स्टेज पर आती है तो पुण्या फिर आवाज लगाती है, डैड आप भी आओ ना। कृषि मुस्कुराते हुए उठने लगता है, वहीं लोकेश बाबू की तोरियां चढ़ जाती है, चेहरे पर परेशानी का भाव उभर आता है। सर परेशान मत होइए, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब लोकेश बाबू शांत रहते हैं, लेकिन मन में अभी भी सवालों का बवंडर उठता रहता है। अगर कृषि इस बच्चे का पिता है तो क्या दोनों शादी से पहले ही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृषि से तो कुछ दिन पहले ही मिली है, फिर कहीं ये? नहीं नहीं, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर सबको डांस करते हुए देख जयंती गुस्से में बाहर चली जाती है। बहुत अच्छे से संगीत की रस्म समाप्त हो जाती है, सब अपने अपने घर को लौट जाते हैं। कृषि सौरभ को घर पर ही रुकने के लिए कहता है। वो लोकेश बाबू दोनों पति पत्नी के ठहरने की व्यवस्था अपने घर में ही करता है। उस रात लता जी और पुष्पा दोनों माँ बेटी एक कमरे में सोती है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही लता जी पुष्पा की कलाई पकड़ ली। पुष्पा वो बच्ची कौन है? तुम्हें माँ क्यों बोल रही थी? क्या तुम्हारी और कृषि की बेटी है? पुष्पा कुछ नहीं बोलती है। पुष्पा कुछ तो बोलो, तब से मैं सोच सोच कर पागल हुई जा रही हूँ। तुम्हारे पापा भी बहुत परेशान है, वो बच्ची कौन है बताओ? चेहरा तो तुमसे मैच नहीं हो रहा, ना ही कृषि से, फिर कहीं। वैसे तुम प्रेम के साथ घर से भागी थी, कृषि के घर तुम कुछ दिनों पहले आई हो, फिर ये बच्ची कृषि को पापा क्यों बोल रही है? ओ, कहीं मेरा शक सही तो नहीं? क्या ये तुम्हारा और प्रेम का बच्चा है? लता जी ने बड़ी अधीरता से पूछा तो पुष्पा ने नाम में सिर हिलाया। सुनकर थोड़ी राहत मिली। तो फिर कौन है? अच्छा वैसे प्रेम से कब अलग हुई? कंट्रोल करने के बावजूद लता जी की नाराजगी साफ दिख रही थी। जिस दिन हम भागे थे उसी दिन। क्या उसी दिन अलग हो गए, पर क्यों? तभी लता जी की मोबाइल पर कॉल आ गया। लोकेश बाबू का कॉल था। हाँ बोलिए। लता जी की आवाज में चिंता और परेशानी झलक रही थी। देखिए लता जी, पुष्पा से कुछ मत पूछिए उस बच्ची के बारे में, हमें पता चल गया है, बता दिया है। वो उसे जन्म नहीं दिया है तो ज़्यादा कुछ मत पूछिए और आप भी नाराज मत होइए, कल शादी है, वो परेशान हो जाएगी। यह सुनकर लता जी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी चिंता घेर लेती है। आज इसे पुष्पा से प्यार है तो इसे भी अपने घर ले आया, पर क्या इसे अपनी बच्ची स्वीकार करेगा? कहीं इस बच्ची की वजह से आगे चलकर दोनों के रिश्ते में कोई बाधा ना उत्पन्न हो जाए। खैर अब तो कल शादी भी है, कुछ पूछ भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती, पता नहीं कैसा होगा दोनों का शादीशुदा जीवन। माँ को इस तरह गुमसुम और परेशान देख पुष्पा से रहा नहीं गया। माँ, मैं वो कह रही थी ये बच्ची, अच्छा ठीक है छोड़, अभी अभी इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। लता जी नॉर्मल होते हुए बोली और दोनों माँ बेटी बेड पर लेट गई। लता जी ने बेटी को गले से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु दोनों के मन में ही भावी जीवन को लेकर अनेकों सवाल थे, जिसका जवाब बस समय पर छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं था। इन 4 सालों में क्या क्या हुआ मेरी बच्ची के साथ, जानने के लिए लता जी बेताब थी। तो वही पुष्पा सोच रही थी, मुझसे सच में प्यार करता है या बदले की भावना से? जो भी है, कल मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या कहीं इस बच्ची को कृषि ने स्वीकार नहीं किया तो? इसे लेकर कोई परेशानी हुई तो मैं क्या करूँगी?
अपने फायदे के लिए बच्ची को मैं ले आई थी, पर आगे मैं कैसे इसका भविष्य सुरक्षित करूं? कृष्य को अपनी सच्चाई बताने की कितनी बार कोशिश की, पर उसने तो सुना ही नहीं। क्या करूं? अभी जाकर बात करूं? अचानक कान में आवाज गूंजती है। देखा, मैंने जो कहा था वो पूरा किया। तुम्हारे पिता ने जो मेरा अपमान किया उसका बदला मैंने ले लिया। अब तुम मेरी हो, और हाँ, इस बच्ची से मुझे कोई लेना देना नहीं। ये हमारी बच्ची नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा, और ये हमारे घर में नहीं दिखनी चाहिए। तुमसे भी अब मेरा कोई वास्ता नहीं। अगर तुम्हें रहना है तो रहो, वरना तुम जा सकती हो। मेरा मकसद पूरा हो गया, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। पुष्पा फूट फूट कर रोने लगती है। प्लीज आप ऐसा मत करिए। मैंने पूरे दिल से इस रिश्ते को स्वीकार किया है, और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। सच में आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। अब आपके बिना रहना संभव नहीं है। पुष्पा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन क्रिस से हंसते हुए कहता है, अरे, प्यार तो मुझे लाखों लड़कियां करती है, तो क्या मैं सबके साथ तो नहीं निभा सकता ना? और क्या तुम्हें अभी भी लगता है एक भागी हुई लड़की जो मुझसे उम्र में बड़ी है, मैं उससे प्यार करूंगा, उसके साथ रिश्ता निभाऊंगा? इतने बुरे दिन नहीं आए कृष्य मल्होत्रा के। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऐसा हो चुका है। उठ जाइए, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकलिए यहाँ से। जैसे आपके पिता ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वैसे आज हमने भी आपको कहीं का नहीं छोड़ा। अब जीवन भर यूं ही भटकती रहिए। आई एम 100% श्योर अब कोई नहीं अपनाएगा आपको। पुष्पा बिलखने लगती है और कृषि मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। उसे यूं हंसते देख पुष्पा पीछे से आवाज लगाई, कृष्य, और एक जोर की चीख के साथ अचानक पुष्पा की आंख खुल गई। ओह, ये सपना था। फिर भी घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो चुकी थी। कलेजा धक धक हो रहा था। बगल में माँ अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। ये मैंने क्या देखा सपने में? कहीं सच तो नहीं होने वाला, या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? मन ही मन में बोलते हुए उठकर पानी पिया और वापस सो गई। पर काफी कोशिश के बावजूद नींद नहीं आई। मन में वही बातें सब घूमती रही। तो उठकर कमरे से बाहर निकलकर धीरे चलते हुए गार्डन एरिया की तरफ निकल गई। कृष्य भी अपने कमरे में कुछ देर काम करता है, फिर कल के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम की जानकारी लेकर बिस्तर पर चला जाता है, लेकिन उसे भी नींद नहीं आती है। बस कल के बारे में और आने वाली अपनी जिंदगी के बारे में सोच सोच कर रोमांचित होता रहता है। काफी कोशिश करने के बाद भी जब नींद नहीं आई तो वो कमरे से निकलकर बालकनी में आ गया और बाहर एकटक देखने लगा। आधी रात बीतने को आ गई थी। यूं तो मुंबई में कभी रात नहीं होती, लेकिन फिर भी दिन जितनी आपाधापी नहीं थी। रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। अगहन महीने की हल्की सर्द हवाओं का झोंका खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, जो कृष्य के तन मन दोनों को रोमांचित कर रही थी। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा, फिर खिड़की से सिर बाहर कर ऊपर उठाया। आसमान में चौदहवीं का चांद अपनी चांदनी की छटा बिखेर रहा था। साथ में टिमटिमाते तारे भी बड़े प्यारे लग रहे थे। वो एक पल के लिए ठिठक गया। वो अक्सर रात को यहाँ आकर चांद को निहारा करता था, पर आज लगा मानो वो चिढ़ा रहा हो, यूं घूरना पसंद नहीं आ रहा हो। इतना भी रुआब मत दिखा तू। चौदहवीं का चांद, अब नहीं करूंगा दीदार तेरा। कल से मेरे कमरे में पूर्णमासी की चांद रहेगी। मन में बोलकर एक सुकून भरी मुस्कान के साथ अंदर की तरफ सिर करने लगता है। तभी अचानक पुष्पा पर नजर चली जाती है, तो गार्डन एरिया में बने बेंच पर हाथ बांधे हल्का सिर झुकाए चुपचाप बैठी रहती है। इतनी रात गए ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं किसी परेशानी में तो नहीं? फिर चुपके से कमरे से बाहर निकलकर वो भी उस तरफ चला जाता है। पुष्पा के दिमाग में अब भी वही सपने वाली बात गूंजती रहती है। सही गलत कुछ समझ नहीं पा रही थी। मनोस्थिति डामाडोल हो चुकी है। तभी पीछे से कृष्य कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही है? पुष्पा चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। अरे, मैं हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही है? नींद नहीं आ रही? वो मैं आप हाँ, नींद नहीं आ रही। पुष्पा साफ साफ बोल नहीं पाई। ओह, तो मेरे बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही? कोई नहीं, बस एक रात की बात है।
उसके बाद सारी दूरियां, सारे फासले मिट जाएंगे। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। अभी नहीं, बहुत रात हो गई है, जाइए। घर वालों ने हमें देख लिया तो क्या सोचेंगे। जाइए, अपने कमरे में जाइए। कल से जो बोलना है, जितनी भी बातें हैं आपके मन में, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। बोलकर कृष्य आगे बढ़ जाता है, लेकिन पुष्पा उसका हाथ पकड़ लेती है। रुकिए। कृष्य वहीं रुक गया। प्लीज मेरी बातें सुन लीजिए। आपको शादी के बाद पता चले, फिर कहीं ये एहसास ना हो कि आपसे कोई गलती हो गई। पुष्पा अब भी कृषि का हाथ पकड़े थी, जिसे देख वो मुस्कुराने लगता है तो पुष्पा तुरंत कलाई छोड़ देती है। फिर धीरे से कहती है, देखिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना सारी सच्चाई जाने मेरे साथ शादी करके आप गलती कर रहे हैं। तो कल को आपको मेरी सच्चाई जानकर कोई पछतावा हो, इसीलिए प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आपका जो डिसीजन होगा, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कृषि उसे एक पल देखता है और उसके भी कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब तक तो कोई गलती नहीं की है और ना ही अपने डिसीजन पर कभी पछतावा हुआ है, पर आज एक गलती करना चाहता हूँ। क्या? कैसी गलती? पुष्पा अनजान बनते हुए कहती है। कृषि तुरंत दोनों हाथों से पुष्पा का चेहरा अपने हाथों में लेकर बेहद करीब कर लिया और अपने अधर को उसके अधरों से मिला दिया। अचानक हुई इस हरकत से अनजान पुष्पा की आंखें बड़ी हो गई और खुली की खुली रह गई और छुटने के लिए कसमसाने लगती है। उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगती है, परंतु कृषि उसकी आंखें बंद कर उसकी एक बांह अपनी पीठ पर लपेट लेता है और उसकी पीठ पर अपनी बाहें कस देता है। सेकंड फ्लोर पर सो रहे सौरभ और कामिनी को भी नींद नहीं आती है और वे भी विंडो पर आ चुके रहते हैं। बातें करते हुए नीचे नजर जाती है तो कृषि और पुष्पा को देखकर वो दोनों भी मुस्कुराने लगते हैं। भगवान करे सब ठीक हो। भगवान सब ठीक ही करते हैं, पर फिलहाल मेरी हालत ठीक नहीं और वो आप फिर ठीक कर सकती है, तो चलिए ठीक करिए। कामिनी उसे मारने लगती है, परंतु सौरभ हंसते हुए उसकी बाह पकड़ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। कुछ देर बाद कृष्य अलग होते हुए कहता है, अब जाकर सो जाइए और ज्यादा मत सोचिए। अगर कोई गलती भी हो रही है तो हर गलती को सुधारने का मौका और उपाय सब मिल जाता है, तो हम मिलकर सुधार लेंगे। बस आज की रात किसी तरह सो जाइए। कल से पक्का नींद आएगी, क्योंकि आपकी तकिया मेरी बाहें और आपका चादर मैं जो रहूंगा। देखिएगा, मेरे आगोश में आपको अवश्य नींद आएगी। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह खूब आपाधापी मची रहती है। कृषि बार बार जयंती के बारे में और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जायजा लेता रहता है। तभी सविता जी जाकर कहती है, बेटा, इस सब के लिए सौरभ है, तो बस शादी और रस्मों के लिए समय पर तैयार हो। सब रस्में शुभ घड़ी में संपन्न होनी चाहिए। जाइए, आप जाकर रेडी होइए। कृषि हाँ में सिर हिलाकर अचानक से पुष्पा के कमरे की तरफ मुड़ जाता है, तो कामिनी और वानी खींच कर लेकर चली जाती है। भाई, हल्दी के बाद दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते, लेकिन आप बहुत बार मिल चुके हैं। अब नहीं, अब जाइए यहाँ से। अरे बहुत बार नहीं, आधी रात तक मिल रहे थे, अब चलिए यहाँ से। मेरी बहन तो दुष्ट थी ही, साली भी दुष्ट ही मिल गई। बोलकर वो चला जाता है, लेकिन एक झलक पुष्पा को देखने के लिए बेताब होता है। खींचने के बावजूद तो एक बार झांक लेता है। ब्यूटिशियन की टीम पुष्पा को तैयार कर रही थी। लहंगे पहन रही पुष्पा का पूरा बेक दिख जाता है और सामने आईने में पुष्पा को कृष्ण का चेहरा भी। जी सन्न रह जाता है। वो झटके में दुपट्टे से पीठ कवर करते हुए पीछे मुड़ी। मैम, बटन लगा रही हूँ, ब्लाउज टाइट है तो लग नहीं रहा। जरा आप पीठ को पीछे की तरफ से सिकोड़ लीजिए तो लग जाएगा। और यह क्या, आप दुपट्टे से पीठ क्यों कवर कर रही है? हमारे अलावा कोई नहीं है कमरे में। नहीं नहीं, अभी मैंने देखा मिस्टर मल्होत्रा थे। ब्यूटिशियन की टीम के साथ वानी और पुष्पा भी कमरे के अंदर आते हुए हंस पड़ती है। क्या बात है, जीजू का इतना असर हो गया कि हर तरफ तुम्हें वही दिखाई देते हैं। हाँ भाभी, भाई नहीं है, वो तो रेडी हो रहे हैं। आपको क्या अब चारों तरफ भाई ही नजर आ रहे हैं? सच्चाई जानते हुए भी जानबूझकर कामिनी और वानी छेड़ने लगती है तो पुष्पा झेप जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि
हाँ आए तो थे, मेरी आंखों का धोखा नहीं खा सकती। तो फिर अचानक कहाँ गायब हो गए? क्या सच में वो आए थे या फिर मेरा भ्रम था? सोचने लगती है, तभी अनायास रात वाली बात को याद कर चेहरे पर हल्की गुलाबी रंगत आ जाती है। इधर मेरी झोल में सारे गेस्ट के साथ मीडिया भी मौजूद रहती है। सभी की नज़र प्रवेश द्वार पर बार बार जाती है। कब दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो। कुछ देर में तैयार होकर दूल्हा दुल्हन दोनों निकलते हैं। उस पर नज़र पड़ते ही सबकी नज़र छिटक जाती है। लाल रंग के लहंगे में पुष्पा गजब की खूबसूरत लगती रहती है। वहीं सफ़ेद और सुनहरे रंग की मोतियों से जड़ी शेरवानी में सेहरा बांधे कृष्य भी काफ़ी हैंडसम लगता है। कृष्य की शेरवानी से मैच करता हुआ पुन्या ने भी लहंगा पहना था और खूब उछल कूद मचा रही थी। दोनों को बारी बारी से सविता जी और लता जी देखती निहारती रहती है। अनेकों आशीर्वाद देने लगते हैं। चलो चलो, मुहूर्त होता जा रहा है। फिर कृष्य और पुष्पा एक साथ मेरी झोल की तरफ बढ़ जाते हैं। पुष्पा का कलेजा धक धक होता रहता है, हाथ पैर सर्द पड़ जाता है। तभी कृष्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो हाथ छुड़ा लेती है। वो फिर पकड़ता है और फिर छुड़ा लेती है। अब की बार कृष्य कमर में हाथ डालकर चलने लगा। ये ठीक है ना? पुष्पा कमर से उसका हाथ हटाते हुए धीरे से नाखून उसके अंगुली में चुबा देती है। कृष्य तुरंत हाथ हटाकर अपनी अंगुली देखने लगता है, फिर धीरे से कहता है, बी केयरफुल, आज से हम एक ही कमरे में रहने वाले हैं और आपको याद है ना मैंने जो कहा है। जुबान का बहुत पक्का हूँ मैं, जो बोलता हूँ डेफिनेटली करता हूँ। जो जो हरकतें आपने मेरे साथ की है सब आपको लौटाऊंगा, ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं, बोलकर कृष्य होली से मुस्कुरा देता है। वहीं पुष्पा का कलेजा धक से रह जाता है, गला सूखने लगता है, जिसे थूक निगल कर तर करने की कोशिश करने लगती है। कृष्य उसका हाथ थाम आगे बढ़ जाता है। मीडिया अपने अपने कैमरे में खूबसूरत जोड़ी को कैद करने लगती है। इधर जयंती भी दुल्हन के लिबास में आती है। हाथ में एक छोटा सा बैग रहता है, जो आज से करीब 2 साल पहले उसके साथ हुई कुछ कुछ रस्मों के फोटो थे, जिससे सारे गेस्ट के साथ मीडिया के बीचों बीच कृष्य को बदनाम कर सके। वानी भी अपने भाई भाभी को देखकर इतनी खुश हो रही थी कि जयंती कहाँ गई उसका ध्यान नहीं रहा। दूल्हा दुल्हन ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। लोकेश बाबू भी बहुत खुश थे और बीच बीच में सभी होने वाले रस्मों का जायजा ले रहे थे। पंडित जी के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण और मंगल गान के बीच सारी रस्में शुरू हो गई। जयमाला के बाद आगे की रस्म के लिए जब दोनों मंडप में बैठे तो जानबूझकर जयंती मंडप के बेहद करीब बैठी और एकटक कृष्य को देखने लगी। सविता जी और वानी को उसकी हरकतें बखूबी पता चल रही थी, पर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब तक लता जी भी उसकी हरकतें नोटिस करने लगी और वो भी परेशान हो गई। आखिर ये लड़की कौन है? दुल्हन जैसी बनकर बैठी है, वो भी मंडप के इतने करीब आकर। किसी अनहोनी को सोचकर मन कांप गया। कृष्य की नजरें जब जयंती पर पड़ी तो उसे दिखाकर पुष्पा के कान में कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज आईना मत देखना नहीं तो खुद की ही नजर लग जाएगी। पुष्पा उसकी तरफ देखने लगी तो कृष्य ने उसका नथिया हटाकर होठों के कोने को अपने होठों से छू लिया। पुष्पा लजाते हुए एक नजर झुकाकर फिर उठा ली। बड़ी बड़ी आंखें पुष्पा की एकटक देखने लगी तो ऐसा लगा मानो जैसे घूर रही हो। कृष्य जयंती को सुनाकर कहा, अब ऐसे क्या देख रही हो? अब यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ एक्सेप्ट मत कीजिए। इससे आगे जो भी होगा अपने बेडरूम में। पुष्पा नजरें नीची कर ली तो वहीं जयंती गुस्से में जल भुन गई। जितना जलाना है जलाओ, जितना खुश होना है हो लो, अभी कुछ देर में बताती हूँ, तुम्हारी इज्जत की ऐसी की तैसी करती हूँ, जयंती ने मन में ही मन में कहा। तभी पंडित जी दुल्हन के माता पिता को कन्यादान की रस्म के लिए बुलाते हैं तो लोकेश बाबू दोनों पति पत्नी मंडप पर आ गए। पुष्पा की आंखें भर आई, लता जी की भी आंखें नम हो चुकी थी। बेटी की शादी को देखकर खुश हो रही सविता जी की आंखों के कोर गीले हो गए, जिसे पल्लू से पोंछते हुए सोचने लगी, एक दिन मुझे भी अपनी बेटी का कन्यादान करना है। मन में बोलते हुए बेटी की तरफ देखने लगी। मम्मी ज्यादा मत सोचो, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली, आपको छोड़कर नहीं जाने वाली। मैं चली गई तो आपको कौन परेशान करेगा? सविता जी मुस्कुराने लगी। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कन्यादान भी संपन्न हो गया।
तभी पंडित जी कहते हैं, अब आप दोनों फेरों के लिए उठ जाइए। दोनों उठकर पवित्र अग्नि के समक्ष सप्तपदी के साथ फेरे लेते हैं। पंडित जी एक बार फिर दोनों को बैठने के लिए कहते हैं और कृष्य को हाथ में पान और सोने का सिक्का लेकर पुष्पा का मांग भरने के लिए कहा। मांग भरते समय कृष्य के मन में जहाँ चैन और सुकून की भावना उमड़ पड़ती है, वहीं पुष्पा का रोम रोम सिहर जाता है। जो भी हो रहा था उसकी उम्मीद के परे था। वो एक बार फिर नजर उठाकर कृष्य की तरफ देखती है। चलिए अब मंगलसूत्र पहनाइए। तभी जयंती उठ खड़ी होती है। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन उससे पहले ही कोई आकर उसका हाथ पकड़ खींचकर लेकर चले जाते हैं। सभी रस्मों में बिजी थे तो किसी का ध्यान उधर नहीं गया। गोल्ड और डायमंड से बना मंगलसूत्र हाथ में लेकर पुष्पा के गले में बांधते हुए धीरे से कान में कृष्ण ने कहा, थोड़ा भरोसा रखिए, आपके सभी सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। मंगलसूत्र पहनाते ही पंडित जी ने कहा, आपका विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। आपके गृहस्थ जीवन की बहुत मंगल कामना करता हूँ। उठिए, मेरा आशीर्वाद लीजिए और साथ में सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। कृष्य उठा और अपना जूतियां ढूंढने लगा, लेकिन वो तो कब की गायब हो चुकी थी। अरे मेरे जूते कहाँ हैं? मेरे पास है जीजू, कामिनी ने हंसते हुए कहा। अरे तुम क्या करोगी उन जूतों का? जूतों का तो कुछ नहीं करना है, पर जब तक नेक नहीं मिलेगा आपको जूता नहीं मिलने वाला। सभी हंसने लगते हैं। लता जी, सविता जी, वानी सभी बोलने लगते हैं, ये रस्म होता है। चलिए क्या नेक देंगे, दीजिए, एक ही साली है। कृषि चाबी का एक गुच्छा कामिनी को पकड़ा देता है। ये कैसी चाबी है? मेरे घर के पास अपार्टमेंट के एक फ्लैट का, जो अब आपका है। और ये सिर्फ जूता चुराने के लिए नहीं, बल्कि आपने मेरी जीवन संगिनी को बड़े जतन से और संभाल कर रखा, उसके लिए भी है। कृष्य की बात सुनकर कामिनी मुस्कुराने लगती है। वहीं पुष्पा कृष्य की तरफ देखने लगती है, उसे समझाने की कोशिश करने लगती है। अरे बेटा उठो, चलो, सबका आशीर्वाद लो, फिर विदाई का भी मुहूर्त हो जाएगा। सविता जी ने कहा तो कृष्य और पुष्पा दोनों उठकर बारी बारी सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे। इधर जयंती को खींचकर लेकर जाने वाला इंसान कोई और नहीं, खुद अविनाश बाबू थे। ये क्या हरकत है पापा? आप मुझे वहां से क्यों खींचकर ले आए? आज मैं उस मल्होत्रा की औकात बता देती, पूरी मीडिया के सामने बता देती। 2 कौड़ी के लेबर क्लास से नंबर 1 बिजनेसमैन कैसे और किसकी वजह से बना, और कैसे उसी की बेटी को धोखा दे दिया। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। जोर जोर से बोल रही जयंती का पूरा चेहरा लाल हो गया था। गुस्से में वो कांप रही थी। चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम? क्यों नहीं बोलूं पापा? आपको पता है कितना जलाया उसने मुझे, आज भी कितना इंसल्ट किया मेरा। अरे मेरे सामने उस लड़की की क्या हैसियत है, क्या खासियत है? क्या वो लड़की उस मल्होत्रा खानदान की बहू बनना डिजर्व करती है? अरे उस झोपड़पट्टी से उठाई हुई लड़की जो ऑलरेडी एक बच्ची की माँ है, उसके लिए आपकी बेटी का इंसल्ट किया। मतलब आपका इंसल्ट किया पापा। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपकी आंखों पर कौन सी पट्टी चढ़ी हुई है? ऐसा क्या जादू कर दिया उसने कि आप उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते? मेरी आंखों पर कोई पट्टी नहीं चढ़ी है बेटा, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर जो नासमझी की पट्टी चढ़ गई है, उसे जितना जल्दी हो उतार फेंको। जरा खुली आंखों से दुनिया को देखो। यूं आंख बंद कर किसी पर भरोसा मत करो। अरे इतनी उम्र हो गई, अब तो थोड़ा समझदार बनो। सोच समझ कर काम करो, बोलो, इंसान को परखना सीखो। सच में तुम में बचपना है या जानबूझकर तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बचपन से अब तक मिले मेरे लाड प्यार का गलत फायदा उठाती गई। अभी बच्ची है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी, आगे बढ़ेगी। अरे अपनी बदौलत कुछ नहीं सीखा, लेकिन विरासत में जो तुम्हें मिलेगा वो संभालना सीखेगी। लेकिन नहीं, तुम दिन प्रतिदिन ढीठ बनती चली गई, अपनी मनमानी करती चली गई, गलत लोगों से दोस्ती कर बैठी। तुमने कभी मेरी बातों को तवज्जो नहीं दिया, सीरियसली नहीं लिया। सच कहता हूँ, मेरे सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तुमने। अरे तुम क्या पोल खोलोगी उसका? वो खुद सबको बताता फिर रहा है किसकी बदौलत यहाँ तक पहुँचा है, पूरी दुनिया जानती है। अगर बात को तोड़ मरोड़ कर बता भी दिया तो क्या बिगड़ जाएगा उसका? कुछ नहीं। और अगर वो चाहे तो यूं चुटकी में सब कुछ खत्म कर देगा।
और उसने नहीं, तुमने उसका इंसल्ट किया। भरे मंडप में सारे मेहमानों के बीच तुम मंडप पर से उठ गई। तब तुम अपने डिसीजन पर खुश थी, कोई तकलीफ नहीं थी। फिर अभी क्यों जलन हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है? भले ही तुम मेरी बेटी है, लेकिन फिर भी कहता हूँ, किस्मत उसकी तेज थी जो तुम्हारे संग उसकी शादी नहीं हुई। पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने जो उसका पक्ष लिए जा रहे हैं? अपनी बेटी के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ना कि मैंने उसका इंसल्ट किया है। आपको समझने की जरूरत है, आपकी बदौलत बढ़ा हुआ वो लड़का अपनी शादी में आपको इनविटेशन नहीं दिया। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? इज्जत की बात तो मत कर बेटा। अभी मैं खींचकर नहीं लाता तो सारी मीडिया के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती, वो तो मैं ही जानता हूँ। और उस लड़की को तो मैं नहीं जानता हूँ, पर उसमें कुछ तो खासियत होगी, तभी तो झोपड़पट्टी से उठा कर लाया। अब ये उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें बोलने का कोई हक नहीं। आपने मुझे कभी नहीं समझा पापा। सिर्फ सब कुछ पूरा करना नहीं होता है। आपने मेरे मन की बात कभी जानने की कोशिश नहीं की, मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। बस अपना डिसीजन हमेशा हम पर थोपते रहे। मैं जो करना चाहती थी कभी करने नहीं दिया। एक बात बताऊं बेटा, इंसान की फितरत होती है अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के ऊपर थोपने का। मैंने अपना डिसीजन तुम पर थोपा तो तुमने कौन सा मान लिया? बेटा, कौन से माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को गलत राह पर चलने देंगे या चलने को कहेंगे? अगर तुम मेरे मन का किया होता तो कुछ पोजीशन तुम्हारा भी होता। हमेशा अपने मन की करती, कहीं किसी की नहीं सुनी, तो आज न खुद की रही न मुझे रहने दिया। एक सच्चाई और बता दो, अगर आज वो नहीं रहता, वो कुछ नहीं करता, तो हम दोनों बाप बेटी रोड पर होते या नहीं तो जेल में सड़ रहे होते। इतना ही नहीं हो सकता था, मैं जान से भी हाथ धो बैठता। तुम्हें पता है मेरे कार का एक्सीडेंट जो हुआ था वो किसने करवाया था? क्या तुम जानती हो हमारा बिजनेस क्यों डूबा, क्यों इतना लॉस हुआ? जयंती आंखें छोटी कर सवाल भरी नजरों से देखते हुए कहती है, आपके कार का एक्सीडेंट तो आपके ड्राइवर ने ही करवाया था ना, आपके बिजनेस पार्टनर अभिजीत के कहने पर, और उसी ने आपको धोखा दिया। आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते थे, फिर कृष्य को भी पार्टनरशिप में ले लिया बिना उन्हें बताए ही, इसीलिए ना? नहीं, उसने नहीं तो फिर कौन पापा? वही तुम्हारा सो कॉल्ड प्रेमी विनीत। और इतना ही नहीं, हम पर अटैक करवाने वाला भी वही था। वो तो भला हो कृषि मल्होत्रा का, जो सही समय पर आकर न सिर्फ मुझे बचा लिया, बल्कि आज जो ठाठ भरी जिंदगी जी रही हो ना, उसी की बदौलत। सुनकर जयंती की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पापा की कही बातों पर यकीन नहीं होता है एक पल के लिए। लेकिन पापा, वो कैसे, क्यों ऐसा करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब मैं तुम्हारी शादी कृषि के साथ करने की सोची और उसे 25% का पार्टनर बना लिया, इस बात से उसे बहुत चिढ़ हो गई और इसका बदला उसने इस तरह से ले लिया। उसी के कहने पर तुम मंडप छोड़कर उठ गई। उसने ही सारे अकाउंट्स हैक करवा दिया और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। और इतना ही नहीं, मेरा एक्सीडेंट भी उसी ने कराया, चारों तरफ से बर्बाद कर दिया, तब तुम्हें छोड़कर भाग गया। जयंती पापा की बात सुनकर शॉक्ड हो रही थी। आज जो तुम ठाठ से जीवन जी रही हो, या मैं ही घर में बैठा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कृष्य की वजह से। उसने कहा, सर आप अब काम मत करिए, अब आप आराम करिए, सारी जिम्मेदारी वो उठा रहा है। सोचो ना, उस लड़के को मैंने इतना सपोर्ट किया तो कहाँ से कहाँ चला गया। और तुम मेरी बेटी हो, बचपन से बिजनेस के गुर से लेकर हर चीज देखती आई हो, समझती आई हो, तो भी कैसी गैर जिम्मेदार हो, सिर्फ और सिर्फ गलत संगत की वजह से। पिता की बातें सुनकर जयंती का सिर शर्म से झुक गया। पिता ने अकेले पाला पोसा, इतना लाड प्यार दिया कि कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आसपास के लोगों से लेकर सारे रिश्तेदार सब कहते रह गए दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन सौतेली माँ आने से बच्ची को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। पर वो इस सब की कद्र करने और आगे बढ़ने की बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। सोचकर उसकी आंखें भर आई थी, बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी। मैं कृषि से मिलने जा रहा हूँ, तुम आ रही हो? जयंती सिसक उठी, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सारी गलती माफ कर सकती हूँ,
लेकिन मेरे पिता को मारने की कोशिश करने वालों को कभी नहीं। अब उसे विनीत की कही बातें याद आई। मुझे धोखा देने वालों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। ओ, तो ये सब पापा के लिए बोल रहा था। परंतु पापा, ये सब आपने अब तक बताया क्यों नहीं? तुम कितना देर मेरे पास बैठती हो बेटा? कब मेरी बातें सुनती थी? अगर फिर भी मैं बोलता तो क्या तुम मेरी बात मान लेती? ठीक है, पर अभी यकीन हो गया। उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे। उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। क्या मतलब पापा? मतलब ये कि अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। चलो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिर मन ही मन कृषि के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगे। धन्य है वो माँ जिसका वो बेटा है। बहुत किस्मत वाली है वो लड़की जो उसकी जीवन संगिनी है। पापा के चेहरे को भांपते हुए जयंती तुरंत घुटने पर बैठ गई। पापा, मैं जानती हूँ देर हो गई, लेकिन मैं खुद को सुधारना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज रास्ता दिखाइए, अब मैं क्या करूँ? कहाँ से और कैसे शुरुआत करूँ? तो उठो, सबसे पहले जाकर कृष्ण से माफी मांगो और भरपूर मेहनत करो। अगर हो सके तो उससे सलाह लो, वो जरूर मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। जयंती उठी और फोटो वाले बैग में से सारे फोटो एक एक कर देखने लगी। जो फोटो कुछ देर पहले लाई थी कृषि को बदनाम करने के लिए, उस फोटो को देखकर मुस्कुराने लगी। आंखों से आंसू छलक पड़े। सच में खोटी किस्मत मेरी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो तुझे ठुकरा दिया। वो एक बार फिर से सारे फोटो को बैग में रख लिया और सहेज लिया, उसे अपनी यादों के तौर पर। फिर वो बैग से कपड़े निकाल कर चेंज किया और पिता का हाथ पकड़ वापस आ गई मेरी झोल में। अब तक विदाई होने लगी थी, तभी कृष्ण के कानों में आवाज पड़ती है, और बेटा मेरा आशीर्वाद नहीं लोगे? कृष्ण ने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा। अविनाश जी को देखकर काफी खुश हो गया। वो तुरंत आगे बढ़कर पैर छूकर प्रणाम किया और पुष्पा को भी आशीर्वाद लेने के लिए कहा। सर, आपने देर कर दी आने में। हाँ बेटा, थोड़ी देर तो हो गई है, पर यूं समझो कि देर आया हूँ दुरुस्त आया हूँ। कृषि उनकी बातों को समझने की कोशिश करता है। ज्यादा मत सोचो, खुश रहो और मेरी बहू को भी खुश रखना। जीवन में खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। जयंती ने हाथ बढ़ाते हुए कहा तो कृषि एक क्षण के लिए भौचक्का रह गया। फिर से हाथ बढ़ा दिया, पर वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। अचानक ये परिवर्तन इसमें कैसे? कृषि जब तक कुछ समझ पाता उससे पहले ही जयंती ने धीरे से कहा, सॉरी सर, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और क्या पिछली बातें भूलकर हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं? कृषि जब तक उसकी बातों को समझ पाता, कुछ आंसर करता, उससे पहले ही जयंती पुष्पा का हाथ पकड़ चुकी थी। कॉन्ग्रेचुलेसन मैम, सच में आप बहुत सुंदर है, और आप किस्मत की धनी भी, जो आपको कृष्ण सर पति के रूप में मिले। आप दोनों हमेशा खुश रहिए। मैं चलती हूँ। वो जाने के लिए मुड़ गई तो कृष्ण ने आवाज लगाई, जयंती। यस सर। कृष्ण कुछ बोलता उससे पहले ही जयंती ने कहा, सर प्लीज एक हेल्प करेंगे क्या? कैसी हेल्प? मैं अपने पिताजी का खोया हुआ बिजनेस फिर से शुरू करना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, जिसमें आपकी मदद लगेगी। सर, मैं भरपूर मेहनत करूँगी। मेरे पिताजी ने जो जो खोया है उसकी भरपाई करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे आपकी मदद लगेगी। क्या मदद करेंगे? कृषि एक बार जयंती को देख रहा था तो एक बार अविनाश बाबू को। अविनाश बाबू ने हाँ में सिर हिला दिया। कृषि ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। हर कदम पर मैं आपका साथ दूंगा। मुझे पूरा यकीन है आप एक बहुत ही सफल बिजनेस वूमन बनेंगी। थैंक यू सर, चलती हूँ। कृषि, मैं भी चलता हूँ। सर, इस तरह कैसे? प्लीज घर चलिए। अविनाश बाबू इनकार नहीं कर पाते हैं और बेटी के साथ कृषि के घर के लिए विदा हो जाते हैं। कृषि के घर अविनाश बाबू के साथ जयंती का भी स्वागत हुआ, एक सम्मानीय गेस्ट के तौर पर। बेटा, घर चलकर बात करो ना, विदाई का मुहूर्त हो गया है, सविता जी ने कहा। हाँ बेटा, तुम चलो, हम घर चलकर बात करते हैं। और विदाई होने लगती है। तभी कुछ मीडिया कर्मी आ जाते हैं और कृषि से एक फैमिली फोटो क्लिक कराने के लिए आग्रह करने लगते हैं। कृषि मुस्कुराता है, फिर पूरे परिवार के साथ अपना एक फोटो क्लिक करवाता है। मीट माई फैमिली, माई मदर सविता मल्होत्रा, माई सिस्टर वानी देव मल्होत्रा, माई वाइफ पुष्पा कृषि मल्होत्रा, और मेरी 4 साल की बेटी पुण्या कृषि मल्होत्रा।
सुनकर जहाँ सबके चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है, वहीं पुष्पा चौंक जाती है। सर, क्या वजह थी कि आपकी बच्ची और पत्नी इतने सालों तक आपसे दूर थी? हाँ, वो दोनों दूर थी, पर बस आप लोग की नज़र से हमारे नज़र और दिल के तो हमेशा करीब ही थी। भला अपने परिवार से दूर कोई कैसे रह सकता है? बोलकर कृषि मुस्कुराते हुए कहता है, आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए तो क्या अब मैं अपनी विदाई करवा लूं? जी सर, बिल्कुल। तब कृषि और पुष्पा अपने घर के लिए विदा हो जाते हैं। तब तक वे घर आते उससे पहले ही सविता जी और लता जी आ गई और द्वारचारे की रस्में पूरी कर दोनों को कुलदेवी को प्रणाम करा कमरे में जाने के लिए कहा। पुण्या अब तक थक कर चूर हो गई थी, तो लता जी उसे अपने साथ ले गई। कमरे के दरवाजे पर जाते ही पुष्पा का कलेजा बेतहासा धड़कने लगा। अब एक ही कमरे में रहना है सोचकर सिहर उठी। क्या वो सच में, पता नहीं कैसा बिहेवियर होगा उसका। सारी बातें याद कर हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। कदम उठ नहीं रहे थे, तभी पीछे से वानी बोली, भाभी रुकिए, ऐसे मत जाइए, और झट से कमरे के गेट पर खड़ी हो गई। भाई चलो, भाभी को गोद में उठाकर कमरे में लेकर जाओ। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पुष्पा सकपका गई। धीरे से नाम में इशारा किया, लेकिन कृष्य कहाँ सुनने वाला था। झट से गोद में उठा लिया। यूं सबके सामने पुष्पा को शर्म आ रही थी, लेकिन कृष्य ने अनदेखा कर उसे लेकर आगे बढ़ा। अरे अरे, इस तरह नहीं, पहले नेक लाइए, तब भाभी को लेकर कमरे में जाइए। सुनकर एक बार फिर से सब हंसने लगते हैं और वानी की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। वहीं कृष्य थोड़ा झल्ला पड़ा। क्या यहाँ भी नेक देना पड़ेगा? तो और क्या, चलिए जल्दी दीजिए। ठीक है, तुम्हारा नेक भी रेडी है। क्या नेक रेडी है? मतलब ये कि तुम अगले महीने में यहाँ से लंदन जा रही हो पढ़ने के लिए। भाई, ये कैसा नेक है, और इतनी जल्दी क्यों? अभी तो मेरा कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ है। हाँ, इसीलिए पहले जाओ, घूम कर आओ, कॉलेज वगैरह पता करो, फिर एडमिशन कराना, और मेरी शादीशुदा जीवन में तुम रोड़े ना अटकाओ, इसीलिए तुम्हारा इंतजाम कर दिया है। बोलकर कृषि हंसने लगा। तो वानी मुंह बनाते हुए हट जाती है और कृष्य पुष्पा को लिए कमरे में आ गया। बेड पर रखते ही पुष्पा मन ही मन बोली, हर समय अपने मन की करना जरूरी है। कहा भी मुझे सबके सामने नहीं उठाने के लिए। सब देख रहे थे, कितनी शर्म आ रही थी, पर इन्हें तो हमेशा अपने मन की करनी है। अब अपनी पत्नी को उठाने में भी शर्माता मैं। कृष्य उसके मन की बात को भांपते हुए बोला, ओ, तो अब ये मन की बात भी जानने लगा। हाँ, मैं मन की बात भी जानने लगा हूँ, क्योंकि आपके स्वामी अंतर्यामी जो है। पुष्पा कुछ नहीं बोली। अब क्या हुआ जो बोलती बंद हो गई। फिर कृष्य बिना कुछ बोले डोर लॉक किया तो पुष्पा को घबराहट बढ़ गई। अब कृष्य ने ड्रावर से एक फाइल सामने लाकर रख दिया। देखिए इसे। पुष्पा ने धीरे से उस फाइल को खोला तो उसमें सारे अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। उस मुताबिक पुष्पा और कृष्य पुन्ना के बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे। पुष्पा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो कृषि की तरफ देखने लगी। अभी इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं, जाइए जाकर आप चेंज कर लीजिए। और हाँ, ये पायल और चूड़ियों को पहले उतार लीजिए। तो पुष्पा चौंक उठी। ये आप क्या कह रहे हैं? उतार लीजिए ना, कुछ ज्यादा ही शोर कर रही है। पता है, होगा कुछ नहीं, पर ये अपनी शोर से पूरे घर में ढिंढोरा पीट देगी। कृषि ने मन में कहा, पर मेरे सारे कपड़े तो गेस्ट रूम में हैं। क्लोसेट रूम में जाइए, रखा हुआ है सब। पुष्पा चुपचाप क्लोसेट रूम में चेंज करने गई तो कृषि बाथरूम में चला गया। वो जानबूझकर वहां देर लगा दी ताकि कृषि सो जाए। कुछ देर बाद वो निकली तो देखा कृषि सो चुका था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन बेड पर सोने की हिम्मत नहीं हुई। वो दबे पांव तकिया लेकर काउच की तरफ जाने लगी तो कृषि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही है? चलिए बेड पर आइए। वो झिझक के मारे पुष्पा बोल नहीं पा रही थी। अब जो भी बोलना है कल सुबह बोलिएगा, रात काफी हो गई है और मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं कह रही थी कि आप काउच पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं वहां सो जाती हूँ, आप यहाँ बेड पर सो जाइए। कोई काउच पर नहीं सोने जा रहा है, हम दोनों यहीं सोएंगे। चलिए आइए। पुष्पा की धड़कनें तेज हो गई थी। वो तकिया लेकर एक कोने पर लेट गई तो कृष्य भी बगल में लेट गया। कृष्य के लेटते ही पुष्पा के तन मन में कुसुम का एहसास हुआ। झुरझुरी सी दौड़ पड़ी, जबकि कृष्य ने उसे छुआ तक नहीं था। वो झटके से उठकर बैठ गई। क्या हुआ? अब क्या परेशानी है? कुछ नहीं।
तो फिर सोइए और मुझे भी सोने दीजिए। दोनों ही करवटें बदल कर लेट गए। कृष्य पर भरोसा करने के लिए कई वजह होने के बावजूद भी पुष्पा के मन में रिश्ते को लेकर अनेकों सवाल थे। वहीं कृष्य के दिल में एक सुकून था। इतना सब होने के बाद भी तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। एक दिन जरूर मुझ पर विश्वास भी होगा और मुझसे मोहब्बत भी। तुम्हें जो टाइम लेना है ले लो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नींद दोनों को नहीं आ रही थी। पुष्पा जिस धोखे से, जिस माहौल से गुजरी थी, तो चाह कर भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। तो वही कृषि, जिसे एक नज़र में प्यार हुआ, जो सपना था वो अब हकीकत में बदल गया था। जिसे पाने के लिए इतना कुछ खोना पड़ा, अब जाकर वो जिंदगी में आ भी गई उसके बेहद करीब। तो चाहत बेशुमार थी कि अब कसकर बाहों में भर लूं, खूब प्यार लुटा दूं। पर फिलहाल ये चाहत एक तरफा थी, तो संभव नहीं था। न चाहते हुए भी जब इस भावनाओं को दबाना पड़ रहा था, तो बेचैनी छाई रही, पर नींद छोड़कर दूर भाग गई। कुछ देर बाद अब वो पीठ के बल लेट गया और बाहें मोड़कर सर पर रख आंखें बंद कर ली। पुष्पा को जब लगा कि वो सो गया, तो धीरे से मुड़कर कृष्य की तरफ देखा। डिम लाइट में वो इतना प्यारा लग रहा था कि पुष्पा का ध्यान बरबस खींचा रह गया। वो कुछ देर तक यूं ही देखती रही। आपको ईश्वर ने हर वो खूबियाँ दी है जिससे कोई भी लड़की आपके पास खींची जाए, दिल धड़क जाए। फिर आपने मुझे ही क्यों चुना? क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हैं, या आपकी जिद है, या फिर बदले की भावना? मैं नहीं समझ पा रही हूँ, और जब तक मैं समझ नहीं पाऊंगी तब तक शायद इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। ऋषि जाग रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि वो उसे देख रही है। क्या हुआ इसे? इस तरह क्यों घूर रही है? ऐसे तो मेरा सोना और मुश्किल हो जाएगा। पुष्पा उसे अब भी देख रही थी। तब वो जानबूझकर अपनी बॉडी में हरकत की, तो वो झटके में कंबल में घुस गई। कुछ देर बाद पुष्पा को नींद आ गई, और नींद में ही पुण्या को समझकर वो अचानक करवट बदल ली और आगे बढ़कर कृष्य को गले में बाहें लपेट दी। कृष्य का दिल धड़क उठा। वो आंखें खोली तो गुलाब की पंखुड़ी से पुष्पा के कोमल नरम होठ उसके काफी करीब था। देखकर अनेकों एहसास जग गए। अंगुलियां बरबस उठ गई छूने के लिए, पर तुरंत हाथ खींच लिया। नहीं कृषि, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। रिश्ते में सबसे जरूरी होता है भरोसा। तो सबसे पहले उसे भरोसा होना जरूरी है कि मैं उसे कभी कोई धोखा नहीं दूंगा। कृषि मुस्कुराया और उसी अवस्था में सो गया। किसी पहर में जाकर जब पुष्पा की आंख खुली और अपनी बाहें कृषि के गले में देखा, तो तुरंत हटाकर फिर से कॉर्नर में चली गई। हे भगवान, ये कैसे हो गया? शायद मैं पुण्य समझकर इतने करीब हो गई। अच्छा हुआ उनकी आंख नहीं खुली, वरना पता नहीं क्या सोच लेते। रोजाना की भांति कृषि आज भी जल्दी उठकर फ्रेश हो गया। रमेश काका उनके लिए गुनगुना पानी लेकर आ गए थे। पुष्पा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, तो कृषि को अब रहा नहीं गया और पुष्पा को उठाने चला। तभी पुण्य भागकर आई कमरे में। मम्मा उठो, कितनी देर तक सो रही हो? कानों में आवाज पड़ी तो पुष्पा झट से उठ बैठी और पुण्या को गोद में ले लिया। आपको पता है मम्मा, आज मैं नानी के साथ सोई थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको यहाँ पापा के साथ नींद आई? अच्छा लगा आपको? पुष्पा जब तक कुछ जवाब देती, पुण्या फिर बोल पड़ी। हाँ, आपको अच्छा लगा इसीलिए देर तक सोती रही, वरना आप मेरे साथ सोती है तो जल्दी उठ जाती है। सुनकर कृषि हंसने लगा, तो पुष्पा को कुछ जवाब देते नहीं बना। वो बस इतना बोली, अच्छा ठीक है, बाहर जाओ, मम्मा फ्रेश होकर अभी आती है। पुण्य बाहर चली गई तो पुष्पा बोली, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक सोती रही। मुझे लगा शायद आपको रात में नींद नहीं आई, इसीलिए देर तक सो रही है। अब लीजिए, गुनगुना पानी पीजिए और जल्दी से फ्रेश हो जाइए, वरना घर वाले सोचेंगे आप मेरी वजह से ही देर तक सोती रही। मैंने ही आपको परेशान किया, रात में सोने नहीं दिया। बोलकर कृषि हंसने लगा, तो पुष्पा फ्रेश होने के लिए चली गई। कृषि रेडी होकर बाहर निकला तो अविनाश बाबू और जयंती से कुछ देर बातें की। दोनों अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी सविता जी आकर बोली, बेटा, समधी जी और समधन जी भी अपने घर के लिए निकलेंगे, तो पुष्पा के पग फेरे की रस्म होगी, जिसमें साथ में आपको भी जाना होगा। अभी ये कौन सी रस्में है माँ? अरे बेटा, पुष्पा अपनी माँ के घर जाएगी। लेकिन क्यों? मम्मी पापा तो इधर ही है, उनके कमरे में जाकर मिल लेगी, हो गया। अरे नहीं, उनके साथ जाएगी मायके, लेकिन पुष्पा नहीं जाना चाहती है।
उन्होंने रात में ही मुझे कहा कि कुछ दिनों तक मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। सुनकर सविता जी मुस्कुराने लगी तो लता जी ने बात संभाल लिया। नहीं बेटा, पुष्पा सही कह रही है, अभी ये रस्म करने की जरूरत नहीं, बाद में आप दोनों एक साथ आइएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, कृष्ण ने कहा। वहीं अपने कमरे से निकल रही पुष्पा ने जब सुना तो वापस घर के अंदर आ गई। शर्म के मारे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सभी क्या सोचेंगे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वहीं सीढ़ी पर उतर रही कामिनी मुस्कुराने लगी। वाह, ऐसा कहा उसने नहीं जाना है। एक ही रात में इतना बदल गई। कृष्ण का जादू इतना चल गया कि पग फेरे की रस्म भी नहीं करना। अभी मैं जाती हूँ, कामिनी उसके कमरे में जाने लगी। तभी पुष्पा कमरे से निकली। फिरोजी कलर की साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी, माथे पर मैचिंग बिंदी और मांग में सिंदूर भरी पुष्पा बेहद खूबसूरत लग रही थी। कृष्ण की नजरें पड़ी तो एक पल के लिए पलके झपकाना भूल गया वो। तुम्हें देखते ही पता नहीं कौन सा जादू चल जाता है मुझ पर। खुद पर संयम रखना मुश्किल हो जाता है। वहीं पुष्पा अभी अभी जो बातें हुई थी उसको लेकर वो थोड़ी नजरें चुरा रही थी। तभी सविता जी ने पास बुलाया तो पुष्पा ने उनके पैर छू लिए। तो कामिनी ने टोक दिया, बहुत लेट उठी आज पुष्पा तुम, लगता है जीजू ने कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। वहीं वानी ने म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजाया। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ये देखकर लता जी और लोकेश बाबू मुस्कुराने लगे। मुद्दतों के बाद उन्हें काफी सुकून मिल रहा था। बेटी अच्छे घर में अच्छे हाथों में गई है। कामिनी और वानी, बेटा आप दोनों मेरी बहू को बहुत छेड़ रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, आओ बैठो, नाश्ता कर लो। पुष्पा बैठी तो कृष्ण भी बगल में आकर बैठ गया। तो सविता जी और लता जी ने दोनों की बलैयां लेते हुए आशीर्वाद देने लगी। भगवान जल्दी गोद भर दे। सुनकर कृष्ण मुस्कुराने लगा, परंतु पुष्पा की हिम्मत नहीं हुई कि नजरें उठाकर उसकी तरफ देखे। नाश्ता करने के बाद लता जी और लोकेश बाबू भी सविता जी से आज्ञा लेकर अपने घर को विदा होने लगे। तो पुष्पा मम्मी पापा के गले लग सिसक उठी। माँ, मुझे भी आपके साथ घर जाना है। हाँ बेटा चलना, पर फिलहाल उस घर से ज्यादा जरूरी इस घर में रहना है। तो दोस्तों आगे क्या होगा? पुष्पा और कृष्ण की शादी तो हो गई थी, लेकिन अब भी उनमें दूरियां थी। पुष्पा अब भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। क्या पुष्पा के मन में कृष्ण को लेकर जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो पाएगी और पुष्पा कृष्ण को दिल से स्वीकार कर पाएगी? जानने के लिए इस कहानी का अंतिम भाग जरूर देखिएगा, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।